अब गाजा में हालत किसी नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक कट ऑफ कर दी है इजराइल ने गाजा में। ऊपर से लगातार बमबारी जो हो रही है वो, और गाजा में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। इस फुटेज को देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंगें थी गाजा में जिन्हें इजरायली एयर स्ट्राइक्स के द्वारा टारगेट किया गया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं, ऑल आइज ऑन रफा। हम सब देख रहे हैं कि रफा में क्या हो रहा है। नाउ इसका रीजन क्या है? राफा एक्चुअली गाजा पट्टी के साउथ में एक जगह है। जब इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी में बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी तो डिसाइड ये किया गया था कि राफा पे बॉम्बिंग नहीं होगी, यहाँ पर रेफ्यूजी रहेंगे, यहाँ पर टेंट में लोग रहेंगे। मगर इजराइल ने हाल ही में राफा पर भी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी। जो विजुअल सामने आए हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, वहां पे दिख रहा है कि लोग टेंट में रह रहे थे, वहां पर भी इजराइल बॉम्बिंग करके आ गया। और जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि आप कर क्या रहे हैं, टेंट्स पे क्यों अटैक कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ने एडमिट करी मिस्टेक कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलती से रफा पर जो रेफ्यूजीज हैं उन पर बॉम्बिंग कर दी, जिसकी वजह से 45 के आसपास लोग मारे गए हैं। नाउ ये एक्सप्लेनेशन दुनिया एक्सेप्ट कर नहीं रही, इसलिए आप देख रहे हैं सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, हम सब रफा को देख रहे हैं, ऑल आइज आर ऑन रफा। रिसेंटली एस्टिमेट्स के अनुसार 2800 से ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हजारों इस मलबे में अभी भी दबे पड़े हैं। बाकी जो अभी भी जिंदा है वो हॉस्पिटल्स और स्कूलों में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लग गया था। 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लग गया था। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा कि यहां गाजा में हमें एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटास्ट्रोफी देखने को मिल रही है। महमूद मतार, गाजा में काम करने वाले एक सर्जन, ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो चुके हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है। मैं अभी पानी की तलाश में हूं। गाजा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। 60 पेशेंट्स हैं डायलिसिस पर, 35 पेशेंट्स ICU में जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है। फ्यूल खत्म हुआ तो इन्हें बचा कर रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बाकियों में भी यही हाल है। गाजा के नक्शे पर एक बार नजर डालो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी जगह है। सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये स्ट्रिप। न्यूयॉर्क शहर के साइज से कंपेयर करो तो पता लगेगा कि ये कितनी छोटी जगह है। इवन दिल्ली से कंपेयर करो, ऑलमोस्ट 1/4 साइज है इसका। इतनी छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशंस बहुत खराब थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्विलेंस के अंडर रहते थे और इजराइल परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ ये बात भी मेंशन करनी जरूरी है कि 23 लाख की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। सही सुना आपने, यही कारण है कि एस्टिमेट्स के अनुसार अभी जितने भी लोग इस वॉर में मारे गए हैं उनमें से करीब 60% औरतें और बच्चे हैं गाजा में। लेकिन इतने बुरे हालात वॉर शुरू होने से पहले भी गाजा में थे कि इजराइल के क्रिटिक्स गाजा को अक्सर ओपन एयर प्रिजन करके पुकारते थे, मानो ये जमीन एक खुली जेल हो। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक आतंकवादी हमला किया था जिसकी वजह से वॉर शुरू हुई। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में इजराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है। गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और अब पूरा गाजा एक नरक बन चुका है। लोगों का कहना है कि इस तरीके की कलेक्टिव पनिशमेंट देना गाजा की जनता को इजराइल जो कर रहा है वो भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस तरीके का फुल ब्लॉकेड लगाना अनएक्सेप्टेबल है। लोगों की मदद के लिए दवाइयां और खाने की सप्लाई तो पहुंच सके कम से कम। पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ, खाना नहीं आप कहीं से ला सकते। और फिर एक दिन आप अचानक से देखते हैं आसमान से कुछ पैम्फलेट्स टपक रहे हैं। उन पैम्फलेट्स पर इजराइल की एक वार्निंग होती है। वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाजा स्ट्रिप के, वो सारे इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाएं गाजा स्ट्रिप पर। चारों तरफ आपको बमबारी की आवाज सुनाई दे रही है और अब आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपना घर खाली करो और साउथ में जाओ अगर जिंदा बचे रहना है। एस्टिमेट्स के अनुसार करीब 11 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। यूनाइटेड नेशंस के खुद के जो शेल्टर्स थे नॉर्दर्न गाजा में, अब वो सेफ नहीं थे।
नॉर्दर्न गाजा में मौजूद हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लिनिक्स, किसी को भी टारगेट किया जा सकता था। UNRWA ने पॉइंट आउट किया कि कैसे बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, एल्डरली लोग जो मूव नहीं कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो इवैक्यूएट कैसे करेंगे। ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऑर्डर्स को स्ट्रांगली कंडेम किया। 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न गाजा में जिनमें 2000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। आखिर जरा गौर से देखिए इस जगह को, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, गाजा और इजिप्ट के बीच ये बॉर्डर क्रॉसिंग है। क्योंकि अगर गाजा में कोई जगह सेफ नहीं है तो लोग ऑब्वियसली गाजा से बाहर जाने की सोचेंगे। एक तरफ समुद्र है जहां जाया नहीं जा सकता, दो तरफ इजराइल का देश है जहां ऑब्वियसली नहीं जाया जा सकता। तो इकलौती जगह जो आपके लिए भागने के लिए बची वो साउथ में इजिप्ट का देश, और एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहां पर मौजूद है, ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गाजा छोड़कर भागने की कोशिश करते। हजारों लोगों ने यही कोशिश करी, राफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने को तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी और अरब देशों का कहना है कि अनएक्सेप्टेबल है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज उनके देशों में आकर रहने लगे, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की उनकी अपनी जमीन है, उनकी अपनी जमीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस सब के बीच ये वॉर एस्केलेट होने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल और लेबनान में भी क्लैशेस देखने को मिले। इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान का देश, जहां पर हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है। हमास ग्रुप की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान के द्वारा बैक किया जाता है, और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ऑलरेडी एक वॉर हो चुकी है साल 2006 में, जो 1 महीने तक चली थी। और अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर फ्रॉड का चार्ज लगा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा है, और 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत लेने का चार्ज लगा है। एलिगेशंस है कि बड़े बड़े बिलियनियर्स ने इन्हें पैसे दिए। ये इस चीज को डिनाई करते हैं, लेकिन करप्शन ट्रायल चलने लग रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, जिसमें केस 1000, केस 2000 और केस 4000 है। ये ट्रायल्स पेंडिंग है, जुडिशरी में अदला बदली करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जजेस की सिलेक्शन होती है। इजराइल की जनता इस चीज को लेकर सड़क पर आ गई थी, और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे कुछ टाइम पहले। यहाँ राहत इंदौरी की वही लाइनें याद आती हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। जब से वॉर शुरू हुई है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी जगह बरकरार रखी है। अगर ये वॉर नहीं होती, उनके खिलाफ करप्शन ट्रायल चलता, तो क्या उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की पोजीशन से नीचे उतरना पड़ता? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा एक और आरोप जो नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है कि इन्होंने खुद हमास ग्रुप को बढ़ावा देने की कोशिश करी थी पास्ट में।